फिजियोलॉजी से हैं? आ जाओ। गुड मॉर्निंग। ठीक है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चालू करते हैं। ठीक है, अब पहला चीज़ जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसमें होता तो ब्रेक डाउन है, लेकिन डाइजेशन में जो ब्रेक डाउन है फूड मॉलिक्यूल्स का वो किस तरह का ब्रेक डाउन है? ऑक्सीडेटिव या हाइड्रोलिटिक या बोथ? हाइड सिर्फ हाइड्रोलिटिक। ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन रेस्पिरेशन में होता है। ठीक है, तो पहला सिस्टम डाइजेशन में आपको ध्यान में रखना है, फूड मॉलिक्यूल्स का कैसा ब्रेकडाउन है? हाइड्रोलिटिक ब्रेकडाउन है, मतलब पानी की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन है। और हाइड्रोलिटिक ब्रेकडाउन में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स काम करेंगी वो कौन सी क्लास को बिलोंग करेंगी? हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस की क्लास कौन सी है? थर्ड। फर्स्ट ऑक्सीडोरिडक्टेसिस, दूसरी ट्रांसफरेसिस, तीसरी हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस, फिर चौथा लाइएसिस, पांचवी आइसोमरेसिस और छठी लाइगेसिस। तो हाइड्रोलिटिक ब्रेकडाउन है तो सारी डाइजेस्टिव एंजाइम हाइड्रोलेसिस की हो गई। फिर डाइजेशन की हम बात करें तो डाइजेशन में इंक्लूड क्या होगा आपके पास? एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होंगे ये एक्सोक्राइन नेचर के या एंडोक्राइन नेचर के? एक्सोक्राइन, क्योंकि ये अपने सिक्रीशन डक्ट्स के थ्रू डालेंगे। इसका मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स किस नेचर के हो गए? एक्सोक्राइन हो गए। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेकर एनस तक जाएगी। पहला मैंने यहां पे ले लिया बकल कैविटी या ओरल कैविटी। बकल कैविटी या ओरल कैविटी में आपके पास टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स आते हैं। उससे पहले टीथ, टंग ले लिया और पैलेट ले लिया मैंने। टीथ मतलब ह्यूमन टीथ के फीचर्स हेट्रोडोंट, थैकोडोंट और दो बार आते हैं डायफायोडोंट। तो फीचर्स ऑफ ह्यूमन टीथ आपको ध्यान में रखने। डेंटल फॉर्मूला याद है? 2 1 2 3 ये एडल्ट्स का है। बच्चे का डेंटल फॉर्मूला 2120 या 2102? 2102। ये दूध के दांत या मिल्क टीथ हैं, ये टूट के दोबारा आते हैं। मतलब बच्चों में कौन से दांत नहीं होते? प्री मोलर और लास्ट मोलर्स। तो प्री मोलर और लास्ट मोलर्स नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, और 17 साल की वर्ष में आपके पास प्री मोलर आ जाते हैं, लास्ट मोलर्स यानी विजडम टूथ नहीं आता है। ठीक, फिर आपके पास वैसे एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन टीथ में आपको दो चीजें याद रखना। एक तो हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस होता है उसमें इनेमल, और टीथ का मेजर पार्ट होता है डेंटाइन। इनेमल सिक्रीट करने वाले सेल्स, इनेमल सिक्रीट करने वाले सेल्स अमीलोब्लास्ट सेल्स, और डेंटाइन सिक्रीट करने वाले सेल्स ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। ओडोंटोब्लास्ट डेंटाइन बनाएंगे और अमीलोब्लास्ट सेल्स इनेमल बनाएंगे। ठीक है, फिर आपके पास टीथ का फीचर तो ये है। फिर टंग जो है वो बकल कैविटी के फ्लोर से कैसे जुड़ी होती है? फ्रेन्यूलम। और पीछे की तरफ किस हड्डी से जुड़ी होती है? हायोइड बोन। हायोइड बोन का शेप यू शेप, और ये इकलौती ऐसी हड्डी है जो किसी अन्य हड्डी से जुड़ी नहीं होती। बकल कैविटी के रूफ को क्या कहेंगे? पैलेट। आगे वाला हार्ड, पीछे वाला सॉफ्ट पैलेट। अब एक सवाल है, इससे पता चल जाएगा आपने एनसीईआरटी सही पढ़ी है या नहीं। जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इनसाइड द आउटसाइड द बकल कैविटी। बकल कैविटी के बाहर की तरफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। 3 तरह के सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। पैरोटिड जो गाल के पीछे कान के पास, जीभ के नीचे सबलिंगुअल, निचले जबड़े की तरफ
सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड्स हैं, या सब मैक्सिलरी या सब मैंडिब्यूलर। तीनों का कलेक्टिव सिक्रीशन सलाइवा, तीनों का कलेक्टिव सिक्रीशन सलाइवा। अब सलाइवा में सबसे ज्यादा तो पानी होगा। सलाइवा के अंदर एंजाइम्स कौन कौन सी है? अमाइलेस, या जिसको आप कह सकते हो सलाइवरी अमाइलेस या टाइलिन, और एक और एंजाइम है लाइसोजाइम। लेकिन इनमें से डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सी है? सलाइवरी अमाइलेस। किसका डाइजेशन करेगी? शुगर को कैसे डाइजेस्ट करोगे? ग्लूकोज को थोड़ी डाइजेस्ट कर सकते हो, ग्लूकोज का ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन कर सकते हो। तो आपके पास स्टार्च का डाइजेशन होगा। कितना प्रतिशत स्टार्च? 30% स्टार्च। और पीएच 5 का ही नहीं, 6.8। स्टमक का पीएच 1.8 से 2। इंटेस्टाइन्स का पीएच 7.8। मतलब रेंज होती है 7.5 से 8.5, बट एनसीईआरटी के हिसाब से 7.8। तो असेंडिंग ऑर्डर पीएच पूछ सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर पीएच पूछ सकते हैं। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर एक आदमी बहुत ज्यादा नींबू पानी पी रहा है, एक्सेसिव लाइम जूस का सेवन कर रहा है, तो सलाइवा बढ़ेगा या घटेगा? और एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी? सलाइवेशन बढ़ेगा, क्योंकि एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना है, और एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना है इसलिए, और को न्यूट्रलाइज कौन करता है? बाइकार्बोनेट आयंस। बाइकार्बोनेट आयंस आपके पास सलाइवा में मिलेंगे, वो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेगा और एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो जब आप एक्सेसिव लाइम जूस पी रहे हो, तो लाइम जूस के कारण सलाइवेशन तो बढ़ेगा, लेकिन सलाइवरी अमाइलेज की एक्टिविटी कम हो जाएगी। लाइसोजाइम क्या करता है फिजियोलॉजिकल को डिस्ट्रॉय करता है। बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ने वाली एंजाइम लाइसोजाइम होती है। फिर सलाइवा में कौन से आयंस होते हैं जो एंटी माइक्रोबियल है? K+ एंटी माइक्रोबियल नहीं है, थायोसाइनेट। थायोसाइनेट आयंस होते हैं जो एंटी माइक्रोबियल होते हैं। ठीक है, किस पीएच पर काम होगा? 6.8। और 30% स्टार्च का डाइजेशन मुंह में चालू हो जाएगा या बकल कैविटी में। गले में कोई सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यूज होती है? टॉन्सिल्स, शाबाश। सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यूज, टॉन्सिल्स। वैसे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में दो कौन कौन सी लिम्फोइड टिश्यूज आपको मिलेंगी? माल्ट, पेयर्स पैचेस, स्मॉल पेयर्स ऑफ पैचेस नहीं है, पेयर्स पैचेस है। हाँ, पेयर्स, टॉन्सिल्स, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में पेयर्स पैचेस, और माल्ट तो पूरा होता ही है। चलो बढ़िया। फिर आपके पास कॉमन पैसेज, मतलब बकल कैविटी से फूड निकला, फिर वो कहां पहुंचेगा? फेरिंग्स में, और फेरिंग्स से होता वो कहां आएगा? ईसोफेगस में। अब ईसोफेगस में किसका डाइजेशन होता है? किसी चीज का डाइजेशन नहीं होता। तो ईसोफेगस में प्रारंभ क्या हो जाता है? पेरिस्टाल्सिस। ईसोफेगस में क्या चालू हो जाता है? पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस का मतलब पहले तो रिफ्लेक्स एक्शन है। इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती हैं, जिससे फूड नीचे जाता है। बोलस क्या होता है? फूड जब सलाइवा से और म्यूकस से मिक्स हो जाता है उसे हम कहेंगे बोलस। ठीक है, ताकि वो आसानी से निगला जा सके। निगलने को एनसीईआरटी क्या कहती है? डीग्लूटिशन। एनसीईआरटी निगलने को या स्वॉलोइंग को डीग्लूटिशन कहती है। फिर ईसोफेगस स्टमक के किस हिस्से में खुलता है? कार्डिएक। तो ईसोफेगस स्टमक के कौन से हिस्से में खुलेगा? कार्डिएक। यहां पर एक स्फिंक्टर होता है, गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर। स्टमक में आपके पास ये वाला पार्ट होता है फंडिक या फंडस, ये बॉडी होगी, और ये पीछे वाला भाग पाइलोरिक। स्टमक में ग्लैंड्स कौन से होंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में सेल्स मैं यहां पे लिखता हूं, मुझे बताते रहना। एक तो नेक सेल्स होते हैं, नेक सेल्स जिनको हम एक और नाम से जान सकते हैं गॉबलेट सेल्स।
चीफ पेप्टिक zymogenetic cells, नेक्स्ट सेल्स गॉबलेट, जहां पे भी गॉबलेट आएगा म्यूकस सिक्रीशन, चीफ पेप्टिक जाइमोजन सेल्स, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और लाइपेसेस थोड़ी बहुत, और ऑक्सिंटिक या पेराइटल सेल्स HCl और कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर एक प्रोटीन है, विटामिन B12 से जुड़ता है और उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। एब्जॉर्प्शन कहां से होगा? स्मॉल इंटेस्टीन्स के इलियम हिस्से से। स्मॉल इंटेस्टीन्स के इलियम हिस्से से एब्जॉर्ब होगा और उसको मदद कौन करेगा? पेराइटल, ये कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो जाती है, उसके कारण विटामिन B12 की कमी होगी और कौन सा अनीमिया? पर्नीशियस अनीमिया। पर्नीशियस अनीमिया। फिर चीफ पेप्टिक, अच्छा, ऑक्सिंटिक पेराइटल सेल्स HCl भी सिक्रीट करते हैं। HCl के कारण एसिडिक पीएच होता है, उससे क्या फायदा? इनएक्टिव पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट किया जाएगा और हाँ वो तो, और एंटी माइक्रोबियल। किस तरह की इम्यूनिटी है ये? इन्नेट या एक्वायर्ड? इन्नेट। और इन्नेट में कौन सा बैरियर? फिजियोलॉजिकल। लार में यानी टीयर्स में और सलाइवा में लाइसोजाइम, स्टमक में HCl, ये सब फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर आएगा। फिर नेक्स्ट सेल्स और म्यूकस। म्यूकस का काम क्या है? HCl के एग्जॉर्शिएटिंग इफेक्ट से बचाना। HCl के साथ साथ बाइकार्बोनेट आयंस वो काम करते हैं। तो स्टमक में मेनली किसका डाइजेशन होगा? प्रोटीन का, क्योंकि पेप्सिन है, pH 1.8 से 2, मेनली प्रोटीन का डाइजेशन होगा, थोड़ा बहुत लिपिड्स का, थोड़े बहुत लिपिड्स का, क्योंकि थोड़ी बहुत गैस्ट्रिक लाइपेसेस पाई जाती है। किसका डाइजेशन स्टमक में बिल्कुल नहीं होता? कार्बोहाइड्रेट्स का, क्योंकि कोई अमाइलेस एसिडिक पीएच पर काम नहीं कर, होती तो है आज जो आपकी सलाइवरी अमाइलेस है वो स्टमक तक तो पहुंचेगी, लेकिन वो इतने एसिडिक पीएच पर काम नहीं करती। कोई अमाइलेस एंजाइम एसिडिक पीएच पे काम नहीं करती, इसलिए स्टमक में मेनली किसका डाइजेशन होगा? प्रोटीन्स का, थोड़ा बहुत लिपिड्स का। बकल कैविटी या माउथ में किसका हुआ था? स्टार्च 30%। फूड स्टमक में कितने घंटे तक रहेगा? 4 से 5 घंटे। वहां पर वो एक्सेसिवली चर्न और मिक्स होगा और क्या कहलाएगा? काइम या चाइम कहलाएगा। मतलब फूड जो स्टमक से निकल रहा है और इंटेस्टीन्स में जाएगा उसे हम काइम कहेंगे। अब फूड स्मॉल इंटेस्टीन्स के ड्यूडेनम में पहुंचेगा, तो ड्यूडेनम में कितने डाइजेस्टिव जूसेस काम करेंगे उस पर? 3। 4 कौन से डाइजेस्टिव जूस? लिवर से आएगा बाइल, पैंक्रियास से आएगा पैंक्रियाटिक जूस, और इंटेस्टीन्स का खुद का सकस एंटेरिकस। अब लिवर की बात करें तो शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन, मैं पेन मारूंगा, ग्लैंड। सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन, सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन, सबसे बड़ा ग्लैंड लिवर, सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड, सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड। थायराइड का शेप बाइलोब्ड, एच शेप पूछा मैंने, एच शेप्ड या बटरफ्लाई शेप्ड। थायराइड ग्लैंड से हार्मोन्स कौन कौन से निकलेंगे? T3, T4 और थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन का काम ब्लड में कैल्शियम बढ़ाएगा या घटाएगा? कम करेगा, यानी हाइपो या हाइपर कैल्सीमिक, हाइपोकैल्सीमिक। इसके ऑपोजिट कौन काम करेगा? पैराथायरॉइड ग्लैंड्स कहां मिलेंगे? थायराइड के पीछे। संख्या कितनी? 4। हर लोब में 2। आपके शरीर में थायराइड के अलावा और कौन सा स्ट्रक्चर बाइलोब्ड है? न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहा, ऑर्गन की बात कर रहा हूं। अपार्ट फ्रॉम थायराइड विच अनदर ऑर्गन या ग्लैंड इज बाइलोब्ड? लिवर। लिवर इज ऑल्सो बाइलोब्ड।
लिवर बाइलोब्ड, थायराइड बाइलोब्ड, दोनों बाइलोब्ड स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, और दोनों लोब्स फैल्सीपुरम लिगामेंट के द्वारा जुड़े होते हैं। पीनियल का छोटा सा, थर्ड आई भी कहते हैं उसको, क्योंकि वो मिड ब्रेन आंखों से वो सीधा मेलेटोनिन बनता है और टूटता है उससे। यार रुको तो सही, बच्चा चल रहा था यार, मोमेंटम लूज हो गया। क्या पूछा था? लिवर, हाँ, लिवर के स्ट्रक्चरल यूनिट्स क्या कहलाएंगे? हेपैटिक लॉब्यूल्स। हेपैटिक लॉब्यूल स्ट्रक्चरल यूनिट है और उनको एक डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कवर करके रखती है, ग्लिसन्स कैप्सूल हम जिसे कहते हैं। हाँ, अब मुझे ये बताओ कि लिवर, अपन ने पूरी फिजियोलॉजी पढ़ी, प्लांट फिजियोलॉजी है, लिवर का क्या क्या काम है? फंक्शंस ऑफ लिवर। एक्सक्रीशन में कैसे? यूरिया बनाना, सिंथेसिस ऑफ यूरिया लिवर में होती है। पहला, डिटॉक्सिफिकेशन लिवर में होता है, पूरा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना, ग्लाइकोजन का टूटना, ग्लूकोनियोजेनेसिस, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म सब लिवर में होता है। बाइल जूस का सिंथेसिस और सिक्रीशन लिवर में, प्लाज्मा प्रोटीन्स का सिंथेसिस लिवर में, विटामिन ए, डी, ई, के, B12 को स्टोर करना लिवर में, ये सब किसके काम हैं? लिवर के काम है। यूरिया साइकिल याद रखनी है, यूरिया किससे बनता है? साइकिल को कहते हैं, यूरिया इज फॉर्म्ड फ्रॉम डीएमिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। बाइल जूस में डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सी होगी? शाबाश, कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होती। तो बाइल जूस में है क्या फिर? बाइल पिगमेंट्स हैं, बाइल सॉल्ट्स हैं, लेसिथिन और कोलेस्ट्रॉल है। तो करता क्या है जब इसमें डाइजेस्टिव जूस ही नहीं है? तो बाइल फैट्स का इमल्सिफिकेशन, मतलब बड़े बड़े फैट्स को छोटे टुकड़ों में तोड़ता है ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए और लाइपेसेस बेहतर काम कर सके। और एनसीईआरटी की छोटी सी लाइन है, बाइल एक्टिवेट लाइपेसेस। तो लाइपेसेस के एक्टिवेशन में भी कौन काम करेगा? बाइल जूस काम करेगा। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में बाइल जूस का कौन सा कंपोनेंट काम करेगा? बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स होते हैं, वही क्या करते हैं मिसेल्स बनाने में, तो उसमें कौन काम करता है? बाइल सॉल्ट्स काम करेंगे। तो ये तो बाइल जूस लिवर की बात हुई। फिर अपने पास पैंक्रियास आता है। पैंक्रियास को मिक्स ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड, स्वीट ब्रेड ग्लैंड जो कहना है कह सकते हो आप। उसका एंडोक्राइन पार्ट कितना प्रतिशत? 1 से 2। एंडोक्राइन पार्ट 1 से 2%। एक्सोक्राइन पार्ट 98 से 99%। जो एंडोक्राइन पार्ट है उसमें कितने सेल्स? 1 से 2 मिलियन। आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस कहते हैं अल्फा, बीटा, डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स कौन सा हार्मोन? ग्लूकागॉन। बीटा सेल्स इंसुलिन। डेल्टा सेल्स सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन पैंक्रियास के अलावा शरीर में और कहां से निकलता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का सोमैटोस्टैटिन क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है। और पैंक्रियास का निकलने वाला सोमैटोस्टैटिन गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को और पैंक्रियास के डाइजेस्टिव जूस के सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा। जो डाइजेस्टिव पोर्शन है या जो एक्सोक्राइन पार्ट है उसको एसिनी सेल्स या एसिनर सेल्स कहते हो, उससे पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। पैंक्रियाटिक जूस को हम कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। क्यों? सारी तरह की डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाई जाती है। कौन कौन सी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है? कार्बोक्सीपेप्टिडेसेस, ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन, सब इनएक्टिव है। तो सबसे पहले तो ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव ट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है? एंटेरोकाइनेस। और ट्रिप्सिन एक्टिवेट होने के बाद प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेस और काइमोट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करेगा। ट्रिप्सिन को कौन एक्टिवेट करेगा? ट्रिप्सिनोजन को एंटेरोकाइनेस। और ट्रिप्सिन एक्टिवेट होने के बाद बाकी सब अदर एंजाइम्स को वो एक्टिवेट करेगी। उसके अलावा इनमें लाइपेसेस होंगी, अमाइलेसेस होंगी और न्यूक्लियेसेस होंगी। और 7.5 pH पर ये सबको तोड़ेंगी। फाइनली डाइजेशन के अंतिम प्रोसेस में सकस एंटेरिकस या इंटेस्टिनल जूस काम करता है। इंटेस्टिनल जूस सिक्रीट कहां से होगा?
होगा तो इंटेस्टीन से, स्मॉल इंटेस्टीन से, लेकिन कौन से भाग से? इंटेस्टिनल जूस या सकस एंटेरिकस? क्रिप्स ऑफ लाइबरकुन, क्रिप्स ऑफ लाइबरकुन होते हैं। और ब्रूनर्स ग्लैंड्स, ब्रूनर्स ग्लैंड्स की लोकेशन ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में होती है, दोनों मिलकर सकस एंटेरिकस। सकस एंटेरिकस में डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन कौन सी? डायसैकेराइडेसेस, सुक्रेज, लैक्टेज और माल्टेज। डायपेप्टिडेसेस जो डायपेप्टाइड्स को तोड़ेंगी, और आपके पास न्यूक्लियोसाइडेस, न्यूक्लियोटाइडेस और लाइपेसेस। और ये फाइनली प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में तोड़ देंगी, पॉलीसैकेराइड्स को मोनोसैकेराइड्स में तोड़ देंगी, लिपिड्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, और न्यूक्लिक एसिड्स को नाइट्रोजन बेस, पेंटो शुगर और उसमें तोड़ देंगी। अब ये जो पूरा प्रोसेस है डाइजेशन, अब डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन आता है। एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा स्मॉल, हाँ, स्मॉल इंटेस्टीन्स में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन क्यों हो पाता है? विलाई और माइक्रोविलाई के कारण। हाँ, तो अब एब्जॉर्प्शन में पहले आता है कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, एक्टिव या पैसिव? ज्यादातर ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम आयंस। फ्रक्टोज फैसिलिटेटेड एब्जॉर्प्शन या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से। अमाइनो एसिड्स जैसे ग्लूकोज और अमाइन जैसे होते हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, अमाइनो एसिड्स एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा सोडियम के साथ, फ्रक्टोज फैसिलिटेटेड होगा। हाँ, और फैट्स का काइलोमाइक्रॉन्स के रूप में सीधा ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं, लिम्फ लैक्टियल्स में जाते हैं और वहां से ब्लड। क्यों सीधे क्यों नहीं जाते ब्लड में? साइज बड़ा होता है, और उनको पोलर बनाने के लिए प्रोटीन कोट से कवर किया जाता है जिसको काइलोमाइक्रॉन्स हम कहते हैं। ठीक है, मेजर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन तो आपके पास कहां से हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टीन्स। स्टमक से किस किस का एब्जॉर्प्शन होता है? स्टमक से प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन। अच्छा, डाइजेशन प्रोटीन का हो रहा है। मेडिसिन, ड्रग्स, सिंपल शुगर और अल्कोहल एनसीईआरटी के चार्ट में बनाया हुआ है। स्टमक से नई इंपॉर्टेंट चीज है, सिंपल शुगर्स और अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन स्टमक से होता है। लार्ज इंटेस्टीन्स के कोलोन हिस्से से किसका एब्जॉर्प्शन? वाटर, मिनरल्स और ड्रग्स। वाटर, मिनरल्स और ड्रग्स लार्ज इंटेस्टीन्स के कोलोन हिस्से से होगा। फिर जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है यानी अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टीन्स में जाएगा, लेकिन उसमें इलियम और सीकम के मध्य एक इलियोसीकल वॉल्व होता है जो अनडाइजेस्टेड फूड को वापस स्मॉल इंटेस्टीन्स में आने से रोकता है। स्मॉल इंटेस्टीन्स का सबसे कॉइल्ड पार्ट इलियम। सी या यू शेप स्ट्रक्चर ड्यूडेनम। ये सब पॉइंट्स है एनसीईआरटी में, वही पूछ रहा हूं मैं। ठीक है, लार्ज इंटेस्टीन में सीकम, कोलोन और रेक्टम है। ब्लाइंड सैक कौन सा है? सीकम। उसमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो सेल्यूलोज के डाइजेशन में काम करते हैं, लेकिन ये बाकी मैमल्स में, ह्यूमंस में सीकम और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स उसका एक्सटेंशन वेस्टिजियल होता है, कोई काम नहीं होता। ठीक है, जब डेफिकेशन होता है, ठीक है, डेफिकेशन के दौरान पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ जाता है या कम हो जाता है? बढ़ जाएगा, लिखा हुआ है डेफिकेशन इन्वॉल्व्स मास पेरिस्टाल्टिक फ्लो। मास पेरिस्टाल्सिस का मतलब बहुत ज्यादा पेरिस्टाल्सिस होगा। मतलब 20 से 25 मिनट लगते हैं चैप्टर को रिवाइज करने में, ज्यादा समय लगता है नहीं आपके पास कोई भी। फिर वो पूरा हिस्टोलॉजी है, मतलब रेगुलेशन से पहले एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी है, ईसोफेगस से लेकर आपके पास रेक्टम तक कौन कौन से हिस्से होते हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर सेरोसा, फिर मस्क्यूलैरिस। मस्क्यूलैरिस में भी आउटर, भूल जाओ तो ओएलएक्स याद रखना, ओएलएक्स तो सबको याद होता है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। तो इनर क्या हो गई? सर्कुलर मसल्स। मस्क्यूलैरिस में आउटर लॉन्गिट्यूडनल है, इनर सर्कुलर है, फिर सब म्यूकोसा और अंतर वाला म्यूकोसा। लेकिन स्टमक में एडिशनल मसल की लेयर होती है, ओब्लिक मसल्स। तो सबसे ज्यादा मसल्स
स्टमक में है, इसलिए मैक्सिमम पेरिस्टाल्सिस भी किस में होता है? स्टमक में होता है। ठीक है, मैक्सिमम पेरिस्टाल्सिस स्टमक में होगा क्योंकि एडिशनल लेयर ओब्लिक मसल्स की है। फिर एनसीईआरटी में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सवाल आ जाए, सिक्रीटरी एंड एब्जॉर्प्टिव सेल्स आर प्रेजेंट इन विच लेयर? म्यूकोसा लिखा हुआ है, जो इनर मोस्ट लेयर है म्यूकोसा, उसमें सिक्रीटरी और एब्जॉर्प्टिव सेल्स। जो मिस कर, मैं बता रहा हूं, ये पॉइंट आपने मिस किए होंगे, तो मेरे को पता है कौन से पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं अंडरलाइन किए होंगे मिस। तो सिक्रीटरी एंड एब्जॉर्प्टिव सेल्स किस में मिलेंगे आपको? म्यूकोसा में मिलेंगे। ब्रूनस ग्लैंड्स कहां मिलेंगी? ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में मिलेंगी। ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर्स भी सब म्यूकोसा में, ब्लड वेसल्स और ये सब म्यूकोसा में। और ये लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स हैं, दे आर अ टाइप ऑफ स्केलेटल मसल्स। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। स्मूथ मसल्स हैं, पेरिस्टाल्सिस, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, दे आर अ टाइप ऑफ स्मूथ मसल्स। ठीक है, फिर एनसीईआरटी में वो स्टेटमेंट पे अगर सवाल आ जाए तो चारों लेयर्स अलग अलग तरह के मॉडिफिकेशंस भी दर्शाती हैं, वो पॉइंट याद रखना है। ठीक है, फिर आपके पास इसमें डिसऑर्डर्स में तो याद रखने ही है सारे, सबसे आसान डिसऑर्डर्स इसी चैप्टर में। मुझे बता दो इनडाइजेशन के 5 कारण। स्पाइसी फूड, ओवर ईटिंग, फूड पॉइजनिंग, इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन। भाई पर्याप्त एंजाइम सिक्रीट नहीं हो रही तो इनडाइजेशन होगा, ओवर ईटिंग कर ली तो इनडाइजेशन होगा, स्पाइसी फूड, एंजाइटी और फूड पॉइजनिंग, ये 5 कारण इनडाइजेशन के हैं। बाउल फूड एब्जॉर्प्शन कम किस में हो जाता है? डायरिया, दस्तों में फूड एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। और वॉमिट सेंटर कौन? ब्रेन के किस हिस्से में? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में देखा जाएगा। और बिलीरुबिन की ज्यादा मात्रा किस बीमारी में? जॉन्डिस। जॉन्डिस याद रखना बीमारी भी है, सिम्टम भी है। बहुत सारी बीमारियों का सिम्टम भी होता है जॉन्डिस, और जॉन्डिस खुद एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी है। फटाफट डीडी मारो 5-10 मिनट में एक बार, फिर नेक्स्ट चैप्टर ले रहा हूं। हर चैप्टर से 2 सवाल आएंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी 1 से 2। कहां? भाई देखो, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन में 2 बीमारियां हैं, मैरस्मस और क्वॉशियोरकर। क्वॉशियोरकर प्रोटीन की कमी से होती है, मैरस्मस प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी से। प्रोटीन एनर्जी भी कह सकते हो, प्रोटीन कैलोरीज भी कह सकते हो। तो प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी से मैरस्मस, केवल प्रोटीन की कमी से क्वॉशियोरकर, पहली चीज। दूसरा, 1 साल से छोटे बच्चों को मैरस्मस अफेक्ट करता है, और 1 साल से ज्यादा, 1 से 5 साल तक के बच्चों को क्वॉशियोरकर मसे करता है। तीसरा, सिम्टम्स। क्वॉशियोरकर और मैरस्मस को अगर डिवाइड करना हो, ध्यान है, वो बच्चे होते हैं पतले पतले जिनकी पसलियां दिखती हैं, वो मैरस्मस है। मैरस्मस में वो सारी मसल्स वेस्ट हो जाती हैं और सारी पसलियां एक एक करके पसलियां दिखती हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं स्किन पर। और क्वॉशियोरकर में पॉट बेली होता है इडीमा के कारण। तो पॉट बेली किसका डिफाइनिंग फीचर है? क्वॉशियोरकर का। और थिन वेस्टेड मसल्स, प्रोमिनेंट रिब्स, मैरस्मस। ठीक है, फैट एब्जॉर्प्शन, सबसे पहले तो फैट को अपन बाइल सॉल्ट जो है वो मिसेल्स में तोड़ेंगे, मिसेल्स में उसके टुकड़े हो गए। अब अभी पहले तो वो नॉन पोलर है, तो इस मिसेल्स के ऊपर एक प्रोटीन कवरिंग लगेगी, और जैसी मिसेल्स के ऊपर एक प्रोटीन कवरिंग लगेगी वो काइलोमाइक्रोन बन जाएगा। अब काइलोमाइक्रोन की साइज अभी भी इतनी बड़ी है कि वो सीधा ब्लड कैपिलरी में फिट नहीं हो सकता, इसलिए वो लैक्टियल्स में एब्जॉर्ब होगा। तो फैट का एब्जॉर्प्शन काइलोमाइक्रॉन्स के फॉर्म में हुआ इनटू लैक्टियल्स या लिम्फ वेसल, और वहां से वो ब्लड में चला जाएगा।
हाँ पता ही होनी चाहिए ब्रेक डाउन तो। ये RENNIN है और किडनी से निकलने वाला RENIN है। दोनों नहीं, एक एंजाइम है, एक हार्मोन के रूप में काम कर रहा है। वो वाला हार्मोन के रूप में काम करता है। वो कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है ना, वो याद रख लेना यार। फोर देखो, कैलोरीफिक वैल्यू मतलब एक लेबोरेटरी में होती है और एक अपने अंदर है। अपने शरीर में एक कार्बोहाइड्रेट से 4.2 मिलता है, प्रोटीन से भी इतना ही मिलता है और फैट से 9 मिलता है, और थोड़ा थोड़ा पॉइंट समथिंग ज़्यादा किसमें, कैलोरीफिक वैल्यू। जैसे 4.65 करीब कार्बोहाइड्रेट्स की है, 5.65 करीब प्रोटीन्स की है और 9.675 करीब फैट्स की है। याद रख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल अर्चित, सही रहेगा। नहीं जरूरत है, कोई नहीं पूछ रहा डक वक स्टेंसन डक, कोई नहीं नाम पूछ रहा। वो यार अपना स्फिंक्टर ऑफ ऑडी किसके बीच, किसको, किसकी ओपनिंग को कंट्रोल करता है? हेपाटो पैंक्रियाटिक डक को। गॉल ब्लैडर की डक क्या कहलाती है? सिस्टिक डक कहलाती है। गॉल ब्लैडर में सिर्फ बाइल जूस स्टोर होता है कौन और रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करके बाइल रिलीज करने में काम करता है? सीसी के, कोलिसिस्टोकाइनिन। सिक्रीटिन तो पैंक्रियाटिक जूस से बाइकार्बोनेट आयंस को रिलीज करवाता है। फिजिक्स खत्म बस इस हफ्ते में? तो मतलब अगले हफ्ते आपकी तीनों केमिस्ट्री लग सकती है। मतलब लग ही सकती है ना, जब बचेगा ही तो सिलेबस, वही तो हो जाएगा ना फिर ऐसे हैं। हाँ तो मतलब फिर आवश्यकता कहाँ है? अरे पर केमिस्ट्री तो पूरा करो। केमिस्ट्री कब तो कम, केमिस्ट्री पूरी करनी पड़ेगी ना। अरे दो में कितना आप मतलब कम से कम 31 मार्च तक तो सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा ना। 31 मार्च पे कितने दिन रह गए? 10-12 दिन रह गए। अच्छा, तो उससे बेटर है ना कि एक ही सुबह हो जाए, 2 बार नहीं आना पड़े भाई। बेटर ऑप्शन है कि एक ही बार में हो जाए, सुबह भी आओ शाम को भी आओ। पढ़ोगे कब खुद भाई, जब अपने पास ऑप्शन है। अब वो ये है कि जो सर ले रहे हैं उनकी दूसरी क्लास है या नहीं, पता करना पड़ेगा भाई। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आपका फिर भी 25 मार्च तक हो जाए तो केमिस्ट्री पूरी, तो भी काफ़ी टाइम मिल जाएगा ना।
ये क्या कर रहे हैं अपन? ये आज क्या कर रहे हैं अपन? नहीं, अभी अपन क्या कर रहे थे? डाइजेशन का अपन ने क्या किया? अप्रैल महीने में बोल रहे हो आप? कब होगा? अप्रैल महीने में आप आओगे जब मुझे बता देना। रोज आएंगे अपन। कल मैं YouTube पे वो कराऊंगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का रिवीजन, वन शॉट। हाँ, वन शॉट कल, एक दिन में। पर कल सुबह होगी क्लास वो, है? नहीं, वो तो शाम को चल रही है, सुबह। रिवाइज तो सेल्फ स्टडी करना, बैठ के पढ़ो और फिर सवाल पूछूं मैं? एक मिनट, दीक्षित जी से सवाल है। RH इनकम्पैटिबिलिटी के लिए फादर, मदर और दोनों बच्चों का बता दो क्या क्या, कौन RH नेगेटिव, पॉजिटिव, क्या? हाँ गौरव। हाँ हाँ, फादर पॉजिटिव, मदर नेगेटिव और दोनों RH पॉजिटिव होंगे तब दूसरे बच्चे में RH इनकम्पैट या इरेथ्रोब्लास्टोमा फिटालिस होगा। फादर नेगेटिव होगा तो कैसे होगा बताओ? दीक्षित जी, ब्लड प्लाज्मा का पीएच बता दो बस मेरे को। यूरिन का पीएच 7 पॉइंट, यूरिन का पीएच क्या हालत है यार। यूरिन का पीएच 6 एसिडिक, ब्लड का पीएच 7.2 से 7.4 स्लाइटली बेसिक। तो एनसीईआरटी में पीएच दे रखे हैं, वो तो याद रखने ही पड़ेंगे ना। ब्लड का पीएच दे रखा है, यूरिन का पीएच दे रखा है, डाइजेस्टिव जूसेस का पीएच दे रखा है। ये WBCs का डिसेंडिंग ऑर्डर कौन बताएगा? सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स, फिर मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, फिर मोनोसाइट्स, फिर इएसिनोफिल्स। हाँ तो 7.2 से 7.4 याद रखना है ब्लड का तो पीएच। यूरिन का तो दे रखा है, यूरिन का दे रखा है एक्सक्रीटरी, और उसमें यूरिन में कौन सी दो चीजें डायबिटीज मेलाइटिस का सिम्टम है? कीटोन यूरिया और ग्लाइकोस यूरिया। परसेंटेजेस याद है? न्यूट्रोफिल का परसेंटेज 60 से 65, लिम्फोसाइट्स 20 से 25, फिर मोनोसाइट्स 6 से 8, फिर इएसिनोफिल्स 2 से 3 और बेसोफिल्स 0.1 से 1। बेसोफिल से कौन से 3 केमिकल्स रिलीज होते हैं? हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन। शाबाश। एलर्जी के अप्रैल से रिवीजन, अरे भाई आप नहीं समझ रहे, अप्रैल रिवीजन आप दो चीजें हैं। क्यों जरूरत नहीं है? जरूरत तो है ही ना रिवीजन की, लेकिन आपको है नहीं। वो मैं यहां पर बैठ के रिवीजन कराऊं, आप घर पे बैठ के रिवीजन करो, वो आपको डिसाइड करना है आपके लिए बेटर क्या है।
भाई यहाँ आगे करना है, आ जाओ, मेरे को प्रॉब्लम थोड़ी है। यहाँ आकर रिवीजन करना होता है, आपको नहाना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, आके कपड़े तैयार वैयार होकर आओगे, बाल बाल जमा कराओगे, कितना टाइम किल करोगे? उतना टाइम किल करने के लिए तो आ जाओ। समझ रहे हो? मतलब क्या होता है, एक एक लेवल के बाद है ना, डिपेंडेंसी डेंजरस होती है एक स्तर के बाद। क्योंकि या तो अपन साथ चले पेपर देने, साथ मेरे को अपन दोनों साथ है ना, तो मैं बोलूंगा मेरे को आप 6 मेरे साथ ही रहो आप, मैं आपको छोड़ू ही नहीं। क्योंकि अगर मैं 7 मई को अगर आपके साथ चल सकता, नहीं चल सकता ना, 7 मई को आई कांट बी देयर फॉर यू, तो उस 7 में 3 घंटे यू आर ऑल बाय योर सेल्फ। तो इफ यू आर ऑल बाय योर सेल्फ, तो इसका मतलब आपको क्या करना है लास्ट के महीना, लास्ट 30 डेज तो आपके ही होने चाहिए और किसी के नहीं। और 30 डेज का मतलब किताब बिस्तर पे होनी चाहिए, बिस्तर से उठो, किताब खोलो, पढ़ो, छत पे जाके पढ़ो, रूम बदलते रहो, छत बदलते रहो, पार्क बदलते रहो। हाँ, छत मतलब आज यहाँ छत पे नहीं पढ़ना, हाँ चले जाओ पढ़ने के लिए, पतंग उड़ाने के लिए नहीं। बहुत ये देखो, अब तो यार मेरी बात सुनो, अब तो इंटेंट बहुत जरूरी है ना। अब अगर आपके नियत में ही खोट है तो फिर कौन बचा पाएगा आपको? वो तो अब इतना तो मैं यार देखो, इतना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपको लेनी पड़ेगी यार। मतलब मेरे लिए जनरली आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स। तो इन द सेंस कि भाई आप में नियत तो खोट नहीं होना चाहिए, ठीक है? नंबर कम ज़्यादा तो फर्क नहीं पड़ता। अगर आप नंबर कम आ रहे दुखी हो रहे हो, उसका मतलब आपका नियत या इंटेंट तो सही था ना। नियत में खोट नहीं होना चाहिए। नियत में खोट नहीं है तो फिर क्या है, फिर बढ़िया ही है। कोई भी मैंने आपको हमेशा कहा है, कोई भी सक्सेस स्टोरी, कोई भी चीज़ आपको फाइनल यही बताएगा कि नियत सही रखो, इंटेंट सही होना चाहिए। इंटेंट सही होता है तो आधा इंप्लीमेंटेशन तो वैसे ही सही हो जाता है, और आधा सही नहीं भी होता तो वो इंटेंट आपको कहीं ना कहीं तो पहुंचा ही देगा सही जगह पर। हाँ, ब्लड में पूछ रहा था, तो ब्लड का मैंने एक मुझे सवाल पूछना था। हाँ, हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू 12 से मिलीग्राम पर 100 ml। हाँ, ग्राम पर 100, ये याद रखना, मिलीग्राम आ जाए गलत हो जाएगा, ग्राम सही होगा। ये छोटी सी चीजें याद रखना। PMNL किसे कहते हैं? हाँ हाँ, फुल फॉर्म नहीं पूछा, कहते किसको हैं? न्यूट्रोफिल्स को। और न्यूट्रोफिल्स को PMNL कहते हैं। कहां लिखा हुआ है ये? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में दे रखा है। ये WBCs किस तरह का मूवमेंट दर्शाते हैं? अमीबॉइड मूवमेंट। हाँ, डायबिटीज है लेकिन मूवमेंट कैसा है? अमीबॉइड मूवमेंट है। और WBCs वाली जो इम्यूनिटी है वो किस तरह की इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है? इनेट में सेल्यूलर बैरियर्स। एग्लूटिनोजन, वो छोड़ो, तो मेरे को बता दो, एंटीजन कहां मिलेंगे? RBC की सरफेस पर। और एंटीबॉडी कहां मिलेगी? ब्लड प्लाज्मा में मिलेगी। ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडीज और एंटीजन ब्लड RBC की सरफेस पर। केमिकली एंटीजन्स क्या हैं? शुगर्स। केमिकली शुगर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर्स। हाँ, जो प्रोटीन से जुड़े हो सकते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट शुगर्स। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहां कहां मिलेगा? आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में। लेकिन के कौन से मोलस्का में ओपन नहीं होता? सिफेलोपोडा, ऑक्टोपस, लॉलीगो और स्क्विड वाला जो है उसमें नहीं होता। हेमिकॉर्डेटा में कैसा होगा? ओपन। हेमिकॉर्डेटा में भी सर्कुलर सिस्टम ओपन। एसए नोड और एवी नोड की लोकेशन? अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। और एवी नोड लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। दोनों राइट एट्रियम में है। एक अपर राइट कॉर्नर पर एसए नोड और लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर एवी नोड।
साइनोएट्रियल वॉल्व कौन सा होता है? नोड है, ऐसे नोड, तो वो एवी सेप्टम हुआ ना। एक तो हंसो मत एक दूसरे पर, सब बराबर ही हो। हंस क्यों रहे हो किसी के ऊपर यार? इतना कौन से विद्वान हो गए जीवन में आप लोग जो हंस सकते हो यार? हमेशा यार हंसना नहीं है यार, मतलब वो ठीक है, मतलब कैजुअली हंस रहे हो, बट इस पे मत हंसो यार। हम सब एक ही नाव में सवार है, किसको कितना आता है यार? ऐसा क्या आता है अपन को? ऐसा कौन से अपन 30 मार खाएं जो हंस रहे हैं किसी पर? जीवन में जितना आएगा ना उतना लगेगा कितना कम आता है। जितना नॉलेज गेन करते रहोगे उतना पता चलेगा अरे यार कितना कम पता है अपन को। है क्या अपनी हैसियत लोगों पे हंसने की? कभी भी सोचना आप, सोचो आप, मतलब आप वैसे इमेजिन करो तो कितने ऐसे कितने प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स कितने यूनिवर्स हैं, कितने यूनिवर्स में कभी कभी ऐसा जब ऐसा लगे ना ईगो हर्ट हो रही है, या कभी मेरे को कैसे बोल दिया, मुझे कैसा कर दिया, तो इस प्लैनेट पे वो पढ़ा नहीं बायोडाइवर्सिटी, हर 10 में से 7 तो इंसेक्ट्स हैं, ठीक है? उसमें से तुम 101 कितने हैं अपन? 140 लाख करोड़ कितने हैं हम? 7 बिलियन हो गए। हाँ, तो उसमें क्या हैसियत है अपनी यार? ठीक है ना, इंडिया। अरे जीवन में कोई टॉप पे नहीं होता, कोई टॉप ऑफ यस हायरार्की। हम टॉप, हाँ हम ही ज्यादा हैं सबसे, अभी संख्या में सबसे टॉप पर है हम। हाँ, ऐसे नोट, फास्टेस्ट कंडक्शन कार्डियक इंपल्स का किस में होगा? पुरकिंजे फाइबर्स, पूरे वेंट्रिकल्स में वो स्प्रेड हो रहा है, तो फास्टेस्ट किस में होगा? फास्टेस्ट हमेशा पुरकिंजे फाइबर। लब किस कारण सुनाई देता है? क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व्स ड्यूरिंग कब? वेंट्रिकुलर सिस्टली की शुरुआत में। और डप ड्यूरिंग एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टली या डायस्टली के बिगिनिंग में, ठीक है? ये पी वेव क्या दर्शाता है ईसीजी में? एट्रियल का डीपोलराइजेशन, जिसके तुरंत बाद कॉन्ट्रैक्शन होगा। टी वेव किसका? किसका? वेंट्रिकल्स का रीपोलराइजेशन, ठीक है? अगर टी वेव फ्लैट है, ये क्या दर्शा रही है? टी वेव अगर फ्लैट होती है तो एनसीईआरटी में नहीं है, नोट्स में है, और सवाल भी आ रखा है इस पे, क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी में था, पिछले साल ही सवाल आया था ये, शायद पिछले इस्चीमिया, नॉट इनफ ब्लड इज रीचिंग या नॉट इनफ ऑक्सीजन रीचिंग दी कार्डियक मसल्स। चेक करो नोट्स में ईसीजी। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन तब होता है जब एसटी वेव एलिवेटेड होती है, उठी हुई। हाँ, कार्डियक आउटपुट क्या होता है? 5500। हाँ, 5000 ml है क्या? कार्डियक आउटपुट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय वेंट्रिकल्स इन 1 मिनट, और इन 1 हार्ट बीट स्ट्रोक वॉल्यूम। 1 हार्ट बीट तो स्ट्रोक वॉल्यूम, 1 मिनट तो कार्डियक आउटपुट। एथलीट का कार्डियक आउटपुट ज्यादा या कम? ज्यादा होगा।
ब्रैडीकार्डिया और टैकीकार्डिया, हार्ट बीट बढ़ने को टैकीकार्डिया, हार्ट बीट कम हो जाने को ब्रैडीकार्डिया। हाँ, क्यूआरएस वेव ब्रॉड नहीं है, पूरा ईसीजी ब्रॉड होगा, इसका मतलब हार्ट बीट धीरे हो गई है, और वो नैरो है मतलब जल्दी जल्दी आ रहा है, तो टैकीकार्डिया है। जो कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज का जो वॉल है वो किस लेयर से बना होगा? केवल ट्यूनिका इंटरना या एंडोथीलियम, उसमें ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका मीडिया नहीं होता है। लिम्फ के फंक्शंस, सबसे पहला काम लिम्फ का सबसे पहला काम सबसे पहला काम ये है लिम्फ का, इम्यूनिटी। सबसे इंपॉर्टेंट काम फैट के एब्जॉर्प्शन है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड को वापस वेन्स में रिटर्न करना। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो बड़े बड़े साइज के प्रोटीन्स और सेल्स हैं उनको वापस वेन्स में रिटर्न करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। उसके बाद वो फैट एब्जॉर्प्शन में भी काम कर रहा है और इम्यून सेल्स को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एंटीबॉडीज को भी। ठीक है, एथलीट का ना स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होता है, कार्डियक आउटपुट ज्यादा होता है, हार्ट बीट पर मिनट कम रहती है, रिलैक्स रहता है। हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट में क्या फर्क है? हार्ट पर्याप्त ऑक्सीजन या ब्लड टिश्यूज तक पंप नहीं कर पा रहा, और कार्डियक अरेस्ट में हार्ट बीट बंद हो जाती है तो ईसीजी कंप्लीटली फ्लैट हो जाता है। सीएडी का एक और नाम अथेरोस्क्लेरोसिस। हाइपरटेंशन में बीपी क्या हो जाता है? अरे ज्यादा तो वैल्यू बताओ, 140/90 से ज्यादा हो जाता है। और सबसे ज्यादा डैमेज कौन से ऑर्गन्स को? ब्रेन और, हाँ भाई, ब्रेन और किडनीज। नहीं लिवर नहीं, ब्रेन और किडनीज। अरे आइटल में तो बहुत सब कुछ आते हैं, लेकिन ब्रेन और किडनीज। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट और उसकी एक्टिविटीज पर क्या प्रभाव डालता है? बढ़ाता है। सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक कम करेगा यार। सिंपैथेटिक तो नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन के थ्रू हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, कार्डियक आउटपुट, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन सब बढ़ाएगा, और पैरासिम्पैथेटिक कम करेगा। मतलब एसिटाइल कोलिन कम करता है, नॉर एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन बढ़ाता है। ये कॉर्डेट टेंडिने क्या होते हैं? किसके किसके साथ? एवी वॉल्स और पैपिलरी मसल्स को जोड़ के रखता है, और उनकी एवी वॉल्स को अपनी पोजीशन में रखता है ताकि वो आसानी से बंद हो सके। इलास्टिक कॉर्ड्स है, इन इलास्टिक है? इन इलास्टिक कॉर्ड्स पढ़ना, कोलेजीनियस इन इलास्टिक कॉर्ड्स। स्टेटमेंट आ गया, वहां पर इलास्टिक लिखा हुआ आया, हो गया गड़बड़। नहीं है लिखा हुआ, कोलेजीनियस इन इलास्टिक कॉर्ड्स नहीं लिखा हुआ है। हाँ तो अब मैं लिखा हुआ, मतलब पुराने एनसीईआरटी में होगा या तो, मतलब है ये टर्म, इसलिए मैंने लिखा रखा है। ऐसा कुछ नहीं है, एंजाइना ऐसा कोई कारण नहीं है, ऐसा कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। स्ट्रेस लेवल्स और फिजियोलॉजी पे डिपेंड करता है।
कोई जेंडर पे डिपेंडेंट नहीं है एंजाइना। देखो ब्लड फ्लो एक बार वापस, फिर मैं नेक्स्ट ले रहा हूं। पूछ रहा हूं ना नेक्स्ट पे, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन है तो पूछ रहा हूं नेक्स्ट। कॉर्डेट टेंडिन है कमजोर, हाँ होते हैं, जब भी तो ब्लड फ्लो फिर आर्टरीज में कम हो जाता है, हो सकता है, बिल्कुल संभव है। याद रखने पड़ेंगे। वही तो अपन ने लिखे हैं, इसलिए वो एनसीईआरटी में सिर्फ क्लिनिकल डायग्नोस्टिक है, अपन ने लिखा हुआ है कब नैरो होता है कब एसटी वेव, इसलिए अपन ने सब लिखे हुए हैं वो। देखो टाइडल वॉल्यूम से उतनी एफिशिएंसी हाँ हो सकता है, लेकिन फिर भी एथलीट्स का मतलब है हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी बेटर, ज्यादा एफिशिएंसी हमेशा हार्ट के रिस्पेक्ट से लेते हैं। नहीं 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 नहीं, आप नहीं समझ रहे। आप एक स्ट्रांग हार्ट और वीक हार्ट, आप सोचो यहां पर 10 बॉटल्स पड़ी हैं, ठीक है, और मुझे वो 10 बॉटल्स वहां पर भेजनी है। मैं एक बार में 5 बॉटल्स ले जा रहा हूं, और कोई दूसरा व्यक्ति है वो एक बार में 2 बॉटल्स ले जा रहा है, तो जो एक बार में 5 बॉटल्स ले जा रहा है उसको चक्कर कितने काटने पड़ेंगे? 2 ही। और जो एक बार में सिर्फ 2 बॉटल ले जा रहा है उसको 5। तो बॉटल्स ले जाना मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर मैं ज्यादा ब्लड पंप कर रहा हूं तो मुझे चक्कर कम काटने पड़ेंगे, तो मेरी हार्ट बीट पर मिनट कम हो जाएगी। भाग रहे हो दौड़ रहे हो तो बढ़ेगी, लेकिन एक एथलीट रेस्ट पर है और एक नॉर्मल आदमी रेस्ट पर है, तो किसकी हार्ट बीट कम होगी? एथलीट की, क्योंकि वो एक बार में ज्यादा ब्लड पंप कर रहा है इसलिए। हाँ, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, हाँ तो वो तो अभी देख लेंगे। मेड्यूला होता है, मेड्यूला के अंदर क्या होता है? आरआरसी, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, वो कंट्रोल सेंटर है। अब आरआरसी से सिग्नल जाता है, किसको जाता है? डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स को, और उससे वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इंस्पिरेशन होता है। तो आरआरसी किसको कंट्रोल कर रहा है? डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स को। अब आरआरसी को 2 सिग्नल मिलते हैं पॉन से, एक एपन्यूस्टिक सेंटर और एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर। एपन्यूस्टिक सेंटर आरआरसी को बोलता है इंस्पिरेशन करवाओ, और न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोलता है इंस्पिरेशन रोक दो। इंस्पिरेशन रुकेगा तो अपने आप एक्सपायरेशन हो जाएगा। हाँ, ऑक्सीजन के भाई CO2 और H+ जो है वो ब्रीदिंग रेट को बढ़ाता है, ऑक्सीजन का डायरेक्ट इफेक्ट ब्रीदिंग रेट पर नहीं होता। CO2 और H+ अगर बढ़ जाएंगे तो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी, CO2 और H+ बढ़ने पर ब्रीदिंग रेट बढ़ती है।
1, 2 और 3 बताने हैं आपको। 1 मतलब मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, उसे क्या कहोगे? दूसरा वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन है, उसे क्या कहोगे? और वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन। हाँ, अपने आप लिखो रजिस्टर में, मैं बोलो मत, मैं चेक करूंगा। 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है? दिखाना। गलत, तीनों गलत है। अरे वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, इसको कहें, इस पल्मोनरी वॉल्यूम को कहेंगे क्या? टीवी कहोगे, आईआरवी कहोगे, ईआरवी करोगे, वीसी कहोगे, क्या कहोगे? कौन सा पल्मोनरी वॉल्यूम है ये? क्या कर रहे हो यार? ना 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 ना, क्या है ये? अरे नहीं है यार, ये वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स, लंग्स के अंदर एयर, टीवी लंग्स के अंदर रहती है। रेजिडुअल वॉल्यूम रहता है। बदतर हालत है बड़ी। सोचो एक बार, 5 मिनट लगो, एक बार 5 मिनट अपनी अकल लगाओ, फिर मैं बता रहा हूं क्या क्यों। आंसर तो बता दिया मैंने। हम्म, अगर कोई लंग्स का अपन देखे तो पहले तो आएगी सबसे जो स्कोर रहती है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम लंग्स के अंदर कब रहती है? जब आपने फोर्सफुली एक्सपायर कर दिया हो। तो सेकंड देखना, वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, वो आरवी है, उसको आप निकाल ही नहीं सकते, सेकंड आरवी हुआ। मैं ये पूछता हूँ, जैसे रेसिडुअल वॉल्यूम होगा फिर एक्सपेरिमेंटल वॉल्यूम होता है, चार लेवल अगर देखें तो अरे ऐसे क्यों कर रहे हो, 4 लेवल्स? रख के उसको। उससे क्या होगा? हाँ ठीक है, तो आपने फोर्सफुल एक्सपायर कर दिया। फोर्सफुल एक्सपायर मतलब आपने टीवी निकाल दिया, आपने आईआर ईआरवी निकाल दिया, आईआरवी लिया ही नहीं, तो ये तीन तो बचा क्या? रेसिडुअल वॉल्यूम ये ऐसे होता है। याद रखना, 3 ही ऐसे वॉल्यूम है जो लंग्स में रहते हैं, और ये तीनों यहां पर है। आपने जोर लगा के सांस अंदर ली, इसका मतलब वो टोटल एयर है जो लंग्स के अंदर आ सकती है,
और टोटल एयर इन लंग्स, या जो टोटल मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन लंग्स इज टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये कैसे निकालते हैं? आपने फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया, मतलब आपने टीवी प्लस आईआरवी किया। ईआरवी आपने किया नहीं, इसलिए वो लंग्स में रह गया, और आरवी हमेशा लंग्स में रहता है। तो ये आपके पास टीएलसी है। फिर आपने फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया, जितना एयर थी वो आपने सारी की सारी निकाल दी। अब जो लंग्स में बच गई, जो निकाल नहीं सकते, वो आपके पास क्या है? आरवी। और जब आपने नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, नॉर्मल एक्सपायरेशन किया मतलब नॉर्मल एक्सपायरेशन में आपने टीवी निकाल दी, तो ईआरवी निकाली नहीं, ईआरवी और आरवी निकाल नहीं सकते, तो ईआरवी प्लस आरवी क्या हो गया? एफआरसी। याद रखना ये वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स है, लंग्स में क्या है उसके हिसाब से। एक बार रीडी मारो, पल्मोनरी वॉल्यूम से पूछ रहा हूं। आपने फोर्सफुल क्या किया? इंस्पिरेशन किया, तो वो लंग्स में गई अंदर। ईआरवी आपने फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया क्या? नहीं किया, तो वो कहां रह गया? लंग्स में, वो निकला ही नहीं ना बाहर।
पहला वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर्ड टू टिश्यू 5 ml, और अगर यहीं पे मैं कार्बन डाइऑक्साइड लिखता 4 ml। कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहां पाई जाती है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस ज्यादा मात्रा आरबीसी में, थोड़ी मात्रा ब्लड प्लाज्मा में। और इंस्पिरेशन में डायफ्राम फ्लैट, और एक्सपायरेशन में डोम शेप का। मैंने 5 दिए, ए बी सी डी ई। आप नहीं यार, आपको ये बताना है इनमें से कौन, ए बी सी डी ई में से एम्फीज्मा के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं? ए बी सी डी ई में से सिर्फ ए और ई।
डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि डी एस्थमा का सिम्टम है। अरे अपने एज्यूम नहीं करना है, जो स्टेटमेंट एनसीईआरटी के वो है। सर होती तो होगी, अरे होती होगी, नहीं दे रखा। ए और ई। सिगरेट स्मोकिंग मोस्ट कॉमन कॉज एल्वियोलर वॉल्व्स डैमेज, रेस्पिरेटरी एरिया इंक्रीज नहीं होता, कम हो जाता है, और इन्फ्लेमेशन और डिफिकल्टी और वीजिंग एस्थमा के सिम्टम्स हैं। तो सिर्फ क्या रहेगा? ए और ई। ब्रोंकाइटिस में भी होता है, ब्रोंकाइटिस एनसीईआरटी में है ही नहीं, पर अपने लिखा लिखा होता है इन्फ्लेमेशन उसमें भी। ये बोहर इफेक्ट क्या होता था? बोहर इफेक्ट का मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड और H प्लस आयंस, कार्बन डाइऑक्साइड और H प्लस आयंस ऑक्सी हीमोग्लोबिन को डिसोशिएट करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड और H प्लस आयंस का ऑक्सी हीमोग्लोबिन पर इनहिबिटरी इफेक्ट होता है। इस इनहिबिटरी इफेक्ट को हम क्या कहते थे? बोहर इफेक्ट कहते थे। फिर एक हैल्डेन इफेक्ट था। हैल्डेन इफेक्ट किस साइड पे देखा जाता था? टिश्यू साइड पर। टिश्यू साइड पर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, उस सोडियम बाइकार्बोनेट से CO2 रिलीज करने में, CO2 रिलीज करने में क्या होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन एसिड के रूप में काम करता है, मतलब H प्लस देता है, और वो H प्लस देगा तो आपके पास कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, और कार्बोनिक एसिड से क्या रिलीज हो जाएगी? CO2। तो बाइकार्बोनेट आयन से CO2 रिलीज करने में ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसके रूप में काम करता है? एसिड के रूप में H प्लस देता है। इस इफेक्ट को हम क्या कहते थे? हैल्डेन इफेक्ट। डीएनए वाला ओपरिन हेल्डेन, अब पता नहीं आ रही है ओपरिन हेल्डेन वाला है या वो है, नहीं, नो आइडिया। वो तो एवोल्यूशन में था, जिन्होंने थ्योरी दी थी एवोल्यूशन।
ए और बी क्या है? तो ये क्या है? ई आर वी। ये क्या है? आई आर वी। ठीक है भाई, चलो बाकी देखेंगे नेक्स्ट में।